हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज डेट है 28 ऑफ मार्च 2026। और आज से मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए CUET एग्ज़ाम, ठीक है, CUET का एग्ज़ाम जिसकी डेट लगभग मई एंड जून में शिफ्ट वाइज होगी। तो लगभग हमारे पास 30 डेज़ हैं अ, अपना सिलेबस रिवाइज करने के लिए। तो बेसिकली CUET के एग्ज़ाम में मैं आपको मैथ्स कवर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और मुझ आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैथ्स में लाइक क्लास ट्वेल्थ में हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 13, ठीक है। तो हम इसको लेट से बोल देते हैं कि 13 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं हर टॉपिक की, ठीक है, मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं हर टॉपिक की 3 वीडियोस अपलोड करूँगा, जिसमें पहली वीडियो में थ्योरी होगी। थ्योरी हमारी लाइक क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी होगी, हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम लोग उस वे में अपनी थ्योरी को ऑब्जर्व करेंगे जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसने भी ट्वेल्थ का रिसेंटली एग्ज़ाम नहीं दिया और जो कि बेसिक्स चीज़ें नहीं जानता, ठीक है। देन सेकंड वीडियो मैं कवर करूँगा सारे PYQs, अभी तक जितने भी 2024 2025 जितने भी शिफ्ट्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और थर्ड वीडियो में मैं क्या कवर करने जा रहा हूँ, लाइक रैंक बूस्टर क्वेश्चंस। क्लियर? तो ऑल दो हमारे पास 13 चैप्टर है और हर वीडियो की ऑन एन एवरेज मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा, तो लगभग ये 39 वीडियोस या फिर 40 वीडियोस हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो आज का सबसे इजी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के, 2024-25 दोनों ही साल में हमारे पास 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी से उसकी थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे PYQs अटेम्प्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ही मुझे दिख ही रहा है कि एक इक्वेशन करके एक वर्ड आ चुका है, और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की चीज़ भी सुनी है। तो मैं एक जनरल बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, जिससे बस हम लोग थोड़ा सा जनरल नहीं, मैं कोई एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ यार, ठीक है। इसमें मुझे, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि बेसिकली इसमें हम लोग एक्स को क्या बोलते थे? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे एक्स हमारा क्या होता था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स हमारा क्या कहलाता था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई हमारा क्या होता था? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो वहाँ पे भी हम इस वर्ड को मेंशन करेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से ये चीज़ पता होगी। तो इन जनरल हम लोग अभी तक डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? dy/dx। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x क्या है मेरा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं IV लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म में। और y मेरा क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि y जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम y का डिफरेंशिएशन करते थे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन containing, or we can say that having an थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में है या चलो ठीक है, पहली बार मैं लिख देता हूँ। इन जनरल हम लोग एक्स और वाई लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स हमारा इंडिपेंडेंट रहेगा और वाई हमारा डिपेंडेंट रहेगा। तो थोड़ा सा क्योंकि हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना रहें,
तो बोर्ड में ज़्यादातर हम लोग एक्स और वाई को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, वाई। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differential equation, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टर्म मैंने यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारे लिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट लाइक जैसे कि ये क्या हो गया मेरे पास, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। हमने डेरिवेटिव वर्ड भी सुना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। इसको मैंने क्या बोला, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या हो गया, ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव। और ऐसे ही मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सारे मेरे क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। क्लियर। तो इक्वेशन बेसिकली क्या है, जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स लाइक ये और एक्स और वाई का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, कंटेन कर रहे हो ये सारे टर्म्स, तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जस्ट मैं एक इन जनरल के लिए एक इक्वेशन लिख देता हूँ, बाकी आई होप सब पता होगा आप लोगों को, तो हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की इक्वेशन जिसमें मुझे दिख रहा है, देखो ये रहा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये रहा मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये रहा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये रहा मेरा एक फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी बेसिक क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, जो कि ठीक है, ऑल्दो मैं क्वेश्चंस में इसकी नीड नहीं है। मेन जो चीज़ अब हमारी स्टार्ट होने वाली है, व्हाट इज ऑर्डर और डिग्री किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों को मैं साथ में लिखता हूँ ताकि हम लोग इजीली कंपेयर कर सकें कि ऑर्डर और डिग्री में क्या फ़र्क है, ठीक है। सबसे पहले मैं हाईलाइट लिख कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड होगा, ठीक है। ऑलवेज डिफाइंड मतलब कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन डिग्री मे बी, ठीक है। तो मे बी डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, सबको पता है कि जो भी मेरी इक्वेशन है उसमें जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो ऑर्डर है, वही मेरा ओवरऑल क्या हो जाता है, इक्वेशन का ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in the differential इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कुछ इस तरीके की एक इक्वेशन लिख, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे मैं दो बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, क्लियरली दिख रहा है कि दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये क्या है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ओके 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 ओके, मैंने एक गलती कर दी जिसको मैं फिर से करेक्ट कर देता हूँ। मैंने क्या लिख दिया था ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा सिंगल ऑर्डर, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। ऐसी इक्वेशन जिसमें मुझे बस ये देखना है कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा होगा
वही सेम ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, पूरे के पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया मेरा, 2। ठीक है। यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हो रहा है। इसको ये मत काउंट कर लेना कि स्क्वायर हो रहा है मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये अलग चीज़ है। क्लियर। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर, डिग्री पे। डिग्री थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन है और इसी पे ही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड होगा। ऑर्डर हर कोई स्टूडेंट कर लेगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो होती है डिग्री में। ठीक है। कई बार डायरेक्टली हम लोग किसी इक्वेशन को देख के बोल देते हैं कि अरे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ बस वो याद रखना। ठीक है। तो डिग्री क्या होगा, द डिग्री ऑफ अ differential equation is the पावर। ठीक है, किसकी पावर, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। तो अभी ये क्या है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, डेरिवेटिव। तो मैंने क्या बोला बेसिकली कि डिग्री क्या है। मान लो मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके ऊपर जो डिग्री होगी वही मेरी क्या कहलाएगी, या उसके ऊपर जो पावर होगी वही क्या कहलाएगी, मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। ठीक है। लेकिन अब ध्यान से आगे की चीज को नोट करनी, वैन। ठीक है, वैन के बाद का, वैन डिफरेंशियल, वैन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है। अभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या है, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, डी वाई बाई डी एक्स, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ये सब क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट। ये सब क्या होने चाहिए, आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स की जगह, चलो रेडिकल को चाहो तो थोड़ी देर के लिए अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इग्नोर कर सकते हो, उसकी जगह फ्रैक्शन याद रख सकते हो कि इनके ऊपर फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, ये फ्री होने चाहिए लॉग से। ठीक है ना, लॉग मतलब लॉग के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स नहीं आने चाहिए, एक्सपोनेंट से फ्री होने चाहिए। ठीक है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी फ्री होना चाहिए। ठीक है ना। अब वैन डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है कि किसी भी इक्वेशन में जितने डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे इन सब से फ्री होने चाहिए। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में देखूं तो मेरे पास कितने डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, एक तो ये रहा, ये भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स भी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और ये भी डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो ये मेरी इस इक्वेशन में ये दोनों ही किससे फ्री होने चाहिए, फ्रैक्शन से, लॉग से, एक्सपोनेंट से, और क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या ये दोनों फ्री हैं, देखो इसके ऊपर भी पावर क्या है 1 और इसके ऊपर पावर क्या है 2। ठीक है, दोनों फ्री हैं फ्रैक्शन से, ना तो लॉग आ रहा है ना ही कुछ। तो मैं क्लियरली यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकता हूँ, इसकी डिग्री। और इसकी डिग्री कैसे पता करूंगा मैं, जो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर जो पावर है, तो पावर मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है क्या, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा, मे बी डिफाइन। तो किस तरीके की इक्वेशंस की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, लेट सपोज कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज ऐसे, एक ये हो गया। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, प्लस एक्स कुछ भी ले लो आप। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बोला, देखो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, एक तो ये रहा। ठीक है, और एक ये रहा। अब दोनों के, ये दोनों जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो किस किस से फ्री होने चाहिए। देखो पावर में यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, रेडिकल तो नहीं है, लेकिन ये जो मेरा
सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो किसके अंदर आ रहा है, साइन के अंदर आ रहा है। बट मैंने क्या बोला कि जितने भी मेरे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए इन सबसे। तो इस केस में मैं क्या नहीं कर सकता, इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इस केस में आके देख लेते हैं। सपोज अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये किसके अंदर है, लॉग के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। अब ये लॉग के अंदर आ रहा है, तो मैंने, अब तुमको ये लगेगा कि यार, और डिग्री जो होता था, डिग्री तो हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का देखते हैं, जैसे कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके ऊपर मुझे पावर क्या दिखाई दे रही है, वन। तो हम तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं, तो तुम्हें दिख रहा है डिग्री वन। और ये ना तो किसी लॉग के अंदर आ रहा है, साइन के अंदर आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कि इसका तो डिग्री वन हो जाएगा। इन जनरल आंसर क्या होगा, लिख दोगे वन। बट ये क्या है, तुम्हारा गलत आंसर, ठीक है। मुझे सारे के सारे, ईच एंड एवरी, मेरी जिस भी इक्वेशन में जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस कोफिशिएंट्स आ रहे होंगे, वो सारे के सारे फ्री होने चाहिए। ये फ्री था, लेकिन ये फ्री नहीं है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में कि हम फ्री कर सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो, जैसे मान लो कि अगर मैंने लिखा log पावर e dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तुमको लगेगा कि अच्छा, ये रहा मेरे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये तो लॉग के अंदर आ रहा है, मतलब कि इस केस में भी डिग्री क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। लेकिन वो भी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, रॉन्ग। क्योंकि इस केस में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, तो मैं इसको फ्री कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं इस लॉग को इधर लेके आऊं, या मैं ऐसा बोलूं कि मैं अगर बोथ साइड क्या ले लूं, एंटी लॉग ले लूं, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, लिख सकता हूं ना, एंटी लॉग लेने के बाद। अब देखो, क्या ये वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट अब मेरा फ्री है कि नहीं है, फ्री है। तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, डिग्री डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस केस में पहले तो ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि सिर्फ सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, और इसकी पावर क्या दिखाई दे रही है मुझे, वन। तो डिग्री क्या हो जाएगी, वन, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का हम लोग एक पूरा अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें बस मेरे को था कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे समझा दूं जिससे तुम्हें चीजें कैच हो जाएं। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में हमेशा डिग्री में ट्रिक होता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पक्का आएगा जिसमें वो ऑर्डर और डिग्री आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ, बट ऑल दो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है। बट जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ बस, ताकि एक आइडिया रहे कि क्या चीज़ थी। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल और इक्वेशंस होते हैं हमारे पास दो तरीके के। पहला होता है ऑर्डिनरी, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकंड होगा मेरा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी में बस हमें ये याद रखना है कि हमारा, मैं बोल सकता हूं कि वन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे कि y और x, ठीक है। लेकिन पार्शियली वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि पार्शियल है, तो इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो हमारा सिलेबस का पार्ट सिर्फ ये था, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को दो चीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्डिनरी और पार्शियल, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। अब देखो, इसके बाद कई बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है कि ना दी हो, लेकिन हमें एक नॉर्मल फैमिली ऑफ कर्व दे दिया हो, और हमें उससे ये पता करना हो कि इसका ऑर्डर या फिर डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो हम वो चीज भी डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं ऑर्डर फैमिली ऑफ कर्व के थ्रू भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट पहले एक बार डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, और फिर मैं ये बताता हूँ ये फैमिली ऑफ कर्व्स बेसिकली क्या, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि the order of the differential equation will be equal to the number of, ये नंबर है बेसिकली, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, लिखना ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंट
क्योंकि टर्म अब आने वाला है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो हमें यही डिस्कस करना पड़ेगा कि यार ये क्या चीज है, ठीक है। और इन द फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो मैं दो चीज़ों को हाईलाइट करने जा रहा हूँ जिससे तुमको आइडिया होने वाला है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। एक तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या ड्रामा है, और दूसरा ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि सबने सर्कल चैप्टर पढ़ रखा है, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करता है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ले लेता हूँ समझाने के लिए। अगर मान लो कि मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, 2x² प्लस 4x प्लस सी, ठीक है। अब देखो, आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं ऐसे कांस्टेंट जिनको मैं फर्दर रिड्यूस ना कर सकूं। अब रिड्यूस ना कर सकूं, ये क्या बात हुई, ये भी आ जाते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक ले लेता हूं प्लस ये, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट है मेरे पास सी, क्या मैं इसको रिड्यूस करके कुछ और बना सकता हूँ क्या। इस पूरी इक्वेशन में मुझे एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, सिर्फ वो है सी। अब मैं इसको गायब करके और छोटा नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आर्बिट्री कांस्टेंट विच कैन नॉट बी रिड्यूसेबल, जिनको मैं और छोटा नहीं बना सकता। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, बेसिकली अभी मुझे इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक C1 और एक C2। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो देखो, C1 भी क्या है, एक कांस्टेंट है, E भी क्या है, एक कांस्टेंट है, E की पावर में क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ओवरऑल भी क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको एक नया नाम नहीं दे सकता कि K, ये रहा। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में मुझे दिख तो दो कांस्टेंट रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली में कांस्टेंट है कितने, सिर्फ एक, वन, सिंगल, एक K। तो इस इक्वेशन में भी आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, वन, ना कि टू, ठीक है। यही गलतियां पेपर में होंगी कि वो इस तरीके की इक्वेशन देके भी तुमसे पूछ सकता है कि ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और इस इक्वेशन में सिर्फ एक कांस्टेंट है सी, इसको मैं फिर से और रिड्यूस नहीं कर सकता। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट, एक तो हमने ये समझ लिया कि ऐसे कांस्टेंट जिनको मैं रिड्यूस करके और छोटा ना कर सकूं। दूसरा समझने का मतलब ये है कि ऐसे कांस्टेंट जिनकी इक्वेशंस को चेंज करूं, जिसकी वैल्यू को अगर मैं चेंज करता रहूं, तो मुझे अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगी। सपोज करो कि अगर मैं सी की वैल्यू को जीरो पुट कर दूं, तो देखो एक मुझे एक अलग तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अगर मैं सपोज करो सी की वैल्यू को वन रखूं, तो मुझे एक अलग तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। गॉट इट, ये रहा। इसी तरीके से टू रखूंगा तो कुछ और मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू को जीरो रखूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो। अगर मैं के की वैल्यू को वन रखूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये रहा। तो ये क्या बन गई, एक लाइन, ठीक है, जिसको हम बेसिकली एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये क्या बन गया, मेरा एक एक्सपोनेंशियल का कर्व, ठीक है। तो ऐसे कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज करूं तो मुझे अलग अलग कर्व्स मिलते रहे, ठीक है। तो अब सपोज करो, फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या हो गया समझने का, कि अगर मान लो कि अगर मैं कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं, ये और आर स्क्वायर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है आर। अगर मैं मान लो आर की वैल्यू को वन पुट करूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा कि एक ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, लेकिन जिसकी रेडियस क्या होने वाली है, वन। तो सपोज करो मैंने एक ऐसा सर्कल बना दिया, ये रहा। इसकी रेडियस मान लेते हैं क्या होगी, वन, ठीक है। जस्ट फिर अगर मान लो मैं आर की वैल्यू को टू पुट कर दूं, तो रेडियस क्या होगी, टू। देखो एक ये सर्कल बन गया। फिर ऐसी मैं एक और वैल्यू थ्री पुट कर दूंगा, तो एक और सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली, ये क्या है, देखो एक फैमिली नहीं दिख रही, कि ये सर्कल की एक फैमिली बनती जा रही है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। ये सर्कल है, पैराबोला की इक्वेशन ले लो, वहां पे भी कांस्टेंट चेंज करते रहोगे तो अलग अलग पैराबोला मिलते रहेंगे, ठीक है ना। लाइन ले लो, लाइन में कोई कांस्टेंट है वो चेंज करते रहो, जैसे कि अगर मैं y बराबर एम एक्स प्लस सी कुछ ऐसे ले लूँ, ठीक है। या मान लो यहाँ पे टू ले लूँ, तो मुझे
एम की वैल्यू चेंज करता रहूंगा तो मुझे अलग अलग लाइंस मिलती रहेंगी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा फैमिली ऑफ लाइंस। ये फैमिली ऑफ सर्कल हो गया, अगर एकदम स्पेसिफिक लिख देता हूं तो मैं, तो मेरे पास दो ही चीजें होंगी, या तो मेरे पास फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा जिसको मुझे डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना होगा, और जैसे कि मेरे पास दो चीजें होने वाली हैं यहां पर, एक होगा मेरे पास फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, और एक दूसरी चीज होने वाली है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को समझ ही आ गया क्या होने चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स और ये सब चीजें, ठीक है। तो हम ये दो चीजें करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। अगर मुझे फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन होगा और मैं चाहता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और मैं चाहता हूं कि उसको मैं वापस से फैमिली ऑफ कर्व बनाऊं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस ये दो चीजें आनी, ठीक है। तो मैं फैमिली ऑफ कर्व से भी ऑर्डर और डिग्री बता सकता हूं, और अगर मुझे कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखी है तो मैं वहां से भी सिमिलरली डिग्री और ऑर्डर बता सकता हूं। तो पहले जो हमने डिग्री और ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू हमें बतानी थी, और अभी जो मैंने ऑर्डर की इक्वेशन लिखी वो फैमिली ऑफ कर्व से बता सकते हैं। फॉर्मेशन यहां करने के लिए बेसिकली मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये रहा डिफरेंशिएशन। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल निकालने के लिए मुझे किसकी हेल्प चाहिए होगी, इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में ओवरऑल हम लोग ये करने वाले हैं। ऑल्दो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आने के थोड़े कम चांसेस है, ठीक है, बट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमारा इसमें मेन है, मतलब कि 90% हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और फॉर्मेशन बहुत ही कम है। अब सॉल्यूशन भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, वो भी मैं यही कवर कर देता हूँ ताकि हम लोग सीधा इसके बाद सॉल्यूशन पे ही डिस्कशन करना स्टार्ट कर दें। ये थोड़ा सा एक काइंड ऑफ माइंड मैप जैसा हो गया कि ओवरऑल मैं इस चैप्टर में क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं मेरे पास, एक होता है जनरल सॉल्यूशन जिसमें बेसिकली मेरे पास कोई एक कांस्टेंट होगा, और एक क्या होगा मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसी कांस्टेंट की अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू रख दूंगा तो उसके बाद वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑर्डर समझ में आ गया। अगर मुझे कोई भी एक फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है उसमें कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, ठीक है। इसमें देखने में दो लग रहे थे C1 और C2, लेकिन एक्चुअली में इंडिपेंडेंट सिर्फ एक था। तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही मेरा क्या होगा, उसका ऑर्डर, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा एक डिग्री का भी लिख लेते हैं, किसके थ्रू, कर्व के थ्रू बताना। तो बेसिकली डिग्री की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, लाइक नंबर ऑफ सेट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑल्दो सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कैसे हम लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए तो मैं बता देता हूँ कैसे हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सपोज मेरे पास एक ये इक्वेशन लिखी है, मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहां से मैं देख के देखो क्लियरली क्या बोल सकता हूँ कि डिग्री क्या होने वाली है, सब फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब रेडिकल सबसे फ्री है। डिग्री क्या होने वाली है 2, और ऑर्डर क्या होने वाला है 1। ये मैंने किसको देख के बताया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं बोथ साइड क्या ले लूं, स्क्वायर रूट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस एक्स। देखो एक तरीके से दो इक्वेशंस बन गई, एक प्लस में और एक माइनस में। इन दोनों को मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा तो मेरे पास देखो नंबर ऑफ सेट ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, दो, ठीक है। तो मैं एक लिख लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। सबको पता है सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करके और इंटीग्रेट कर दूंगा, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और इसको सॉल्व करके क्या लिखूंगा, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय, यहाँ C1 ले लेते हैं, C2 ले लेते हैं। तो देखो जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके कितने सॉल्यूशंस बने, दो, एक ये रहा सॉल्यूशन और एक ये रहा सॉल्यूशन। तो जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं उतनी ही मेरे पास क्या होती है, डिग्री, ठीक है। तो ये मैं फैमिली ऑफ कर्व्स को भी देख के बता सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो कर्व थे, तो मेरे पास डिग्री भी कितनी हो गई,
टू। ठीक है, देखो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो ये अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस है, तो कितना हो गया, डिग्री। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट चाहो तो देख लेते हैं बेसिकली क्या करते थे उसमें, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, आ भी सकता है क्या पता, होपफुली इसका भी कोई क्वेश्चन। तो मतलब बहुत ही मैं सीधा एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखते इसमें। तो 4ax+a। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास ये क्या दे रखा है, देखो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई दे रहा है a। मैं जैसे जैसे a की वैल्यू को चेंज करूंगा, ठीक है, वैसे वैसे मेरे को नए नए क्या मिलते जाएंगे, पैराबोला की इक्वेशंस। ठीक है, बेसिकली ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे कोई भी फैमिली ऑफ कर्व गिवन है और उसमें जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि इसमें एक है, तो मैं उस इक्वेशन को उतनी ही बार डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो अगर इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट आ रहा है जो कि ए है, तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर 2y और इधर क्या लिख सकता हूँ, dy/dx। और इधर 4a तो ये रहा मेरा, x का क्या हो जाएगा 1 और a का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सिर्फ जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, इसमें एक है तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, तो मान लो कि y dy/dx इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, बस खत्म। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो इक्वेशंस हो गई, एक तो पहले जो मुझे गिवन थी और दूसरी जो मैं मुझे मिली एक बार डिफरेंशिएशन करके। इन दोनों की हेल्प से मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा किसको, एलिमिनेट करूंगा किसको, ए को। ठीक है, जो कि मेरा कांस्टेंट था। तो मैं कहीं से भी वैल्यू ए की निकाल के मैं किसी में भी पुट कर सकता हूं, जो कि मुझे दिख रहा है कि इस इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालना ज्यादा इजी है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि y/2 dy/dx इज इक्वल्स टू ए। और मैं इसको वापस से कहां पुट कर दूंगा, ए में। तो मैं जैसे ही पुट करूंगा इस पूरी की वैल्यू, तो ये हो गया मेरे पास y² इज इक्वल्स टू 4y/2 और dy/dx। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x+y/2 dy/dx। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा, थोड़ा सा मैं इसको लाइक सॉरी, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2, और मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, तो 2xy dy/dx प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। क्या ये मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है? ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन शॉर्ट में तुमको क्या याद रखना है, कोई भी अगर तुमको एक फैमिली ऑफ कर्व दे दिया, उसमें सबसे पहले मैं काउंट करूंगा क्या, कि मेरे कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, जितने कांस्टेंट्स होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, उतनी बार मैं क्या करूंगा, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा। इसमें एक बार था, मैंने एक बार किया। अगर किसी में दो बार हुआ तो मैं दो बार भी करूंगा। क्लियर? उसके बाद एक इक्वेशन मेरी फैमिली ऑफ कर्व है, बाकी की डिफरेंशिएट करके मुझे मिल जाएंगी। और उन, जैसे सपोज करो कि अगर मुझे दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा, तो दो इक्वेशंस तो मुझे डिफरेंशिएशन करके मिल जाएंगी और एक मेरे पास पहले थी। उन तीनों इक्वेशन की हेल्प से अगर मेरे पास कोई भी अभी कांस्टेंट बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एलिमिनेट कर लूँ। ठीक है, सिंपल सा है। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। सिर्फ अभी एक आइडिया देने के लिए था ये मेरे पास। अब मेन है हमारे पास क्या, क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो मेनली हमारे पास मेन जो मेथड होता है वो होता तो सिर्फ एक ही है, लेकिन बाकी के भी कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हम लोग बाद में क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
तीन मेथड्स हैं, जस्ट मैं ऊपर बस मेंशन कर देता हूँ, फिर एक एक करके तीनों को हैंडल करते हैं। मेनली हमारा एक ही मेथड है, बाकी दोनों मेथड्स को हम इनडायरेक्टली कन्वर्ट फर्स्ट मेथड में ही कर लेते हैं। तो पहला मेथड है हमारा क्या, वेरिएबल सेपरेबल, कहीं सेपरेशन, इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि मेन मेथड बस हमारा एक यही है। दूसरा हमारे पास होता है क्या, होमोजीनियस। इस होमोजीनियस को भी हम एक स्टेज पे आके वापस से होमोजीनियस मेथड वेरिएबल सेपरेशन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा होता है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लाइक हमारा सबसे बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट टाइप का मेथड है, ठीक है। चलो मेथड लिख लो, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। हम करते इनडायरेक्टली इन दोनों को इसी में ही कन्वर्ट है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस पता नहीं क्यों इसके आने के चांस होते हैं। जब इसका रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो लगेगा कि हाँ मतलब थोड़ा एक अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन दिखता है, और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो शायद इसीलिए इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, और ये हो गया हमारे पास थर्ड मेथड, ठीक है। पहला मेथड एकदम सिंपल है, कोई डेफिनेशन और इन सब पे नहीं जाने वाले हम लोग, ठीक है। मेन जो चीज़ है, क्या करते हैं, मान लो कि अगर आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन दिख जाए, ठीक है, मतलब कि dy बाई डी एक्स है, एक कुछ मुझे x का फंक्शन दिख रहा है और कुछ मुझे y का फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग इसको एफ एक्स अपॉन एफ वाई भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर लेते हैं, दोनों ही वैलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल सेपरेट करूंगा। मुझे दिख रहा है कि ये x का पार्ट है और ये मुझे दिख रहा है y का पार्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके याद रखना, एक तरफ मैं पहले तो अपने dy को लेके जाऊंगा, जो कि ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, और जो नीचे डिनोमिनेटर में मुझे dx दिख रहा है, इसको भी मैं न्यूमरेटर में पहले शिफ्ट करूंगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि एक साइड dy को शिफ्ट कर देते हैं और एक साइड dx को शिफ्ट कर देते हैं। अब बाकी जितना भी y वाला पार्ट है उसको y की तरफ, dy की तरफ शिफ्ट कर दो, और x वाले को x। तो देखो ये तो x है और ये भी x है, तो ये तो साथ में हो गए, इसको उठा के इधर पहुंचा देता हूं। तो ये हो गया 1/dy, 1/gy dy इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया dx। देखो क्या मेरे एक तरीके से वेरिएबल सेपरेट हो गए, देखो ये सारा x इधर दिख रहा है और ये सारा y वाला पार्ट इधर दिख रहा है। जैसे ही मेरा ये काम हो गया, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बस वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स सबको पता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको इंटीग्रेट करना। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है ना। देन इंटीग्रेट बोथ साइड, और इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, साथ में यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, प्लस। तो यहां से जो मुझे आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मेरा किसी कर्व की फैमिली को, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस हमें यही दो चीजें खेलनी है, ठीक है। एक नॉर्मल सी इक्वेशन दे रखी होगी, उसको या तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, या फिर मुझे कोई एक डिफरेंशिएबल इक्वेशन दे रखी होगी जिसको मैं इंटीग्रेट करके वापस से उसको एक नॉर्मल सी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, लाइक फैमिली ऑफ कर्व में, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, इसका एक सेकंड पार्ट जो कि आ सकता है और आने के चांसेस भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसेबल, ठीक है। अब ये चीज क्या है वो मैं अभी समझाता हूं। रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेपरेबल फॉर्म या फिर मेथड। अब यहां पे होता क्या है, इन जनरल क्या रहता है, आ, जैसे कि मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। मतलब कि मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि कैन नॉट सेपरेट सेपरेट एक्स एंड वाई, मतलब कि मैं यहां पे एक्स और वाई को क्या नहीं कर सकता,
अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, सेपरेट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए रिड्यूस करते हैं फिर इसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस पार्ट को मैं रिड्यूस ही ना कर पाऊं, मैं उसको ही क्या कर लूंगा, लेट टी, ठीक है। तो लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को मैं क्या कर लूंगा, टी। ये मेरा पहला स्टेप हो जाएगा, स्टेप वन। सेकंड स्टेप मैं क्या करूंगा, मैं इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन, और जो मेरा मेन जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा तो ये एक्स और वाई में है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मेरा फंक्शन है वो एक्स और वाई में दिखाई दे रहा है। हम लोग उसके बाद उस पूरे को एक तरीके से रिप्लेस कर देंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, रिप्लेस x y and x with t and x, ठीक है। जैसे कि एक सपोज करो, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे कि आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऑल दो फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बाद में। जैसे कि सपोज करो कि मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर ले। अब आप देखो यहाँ पे कितना भी ट्राई कर लो, अगर मैं इस होल स्क्वायर को ओपन कर दूं, कुछ भी कर दूं, बट मैं एक्स और वाई को कंप्लीटली अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आइडिया क्या है, कि मैं इस पूरे को ना टी मान लेता हूं। तो मैंने क्या किया, लेट 4x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू टी। और मैं क्या कर देता हूं, अब इसको डिफरेंशिएट, ठीक है, जो कि मैंने लिखा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, जो मुझे यहाँ पे दे रखा हो। अभी मुझे यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में करना। कई बार क्वेश्चन y के रेस्पेक्ट में होगा तो y, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा, तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। वन का क्या हो गया, 0, और t का क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं, फटाफट से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दे, जिसको मैं लिख सकता हूं डी टी बाय डी एक्स माइनस के। परफेक्ट। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो जहां पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ये रहा, इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो मैं फाइनली क्या कर दूंगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4। और ठीक है, और 4x प्लस वाई प्लस वन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, टी। अब तुम देखो ध्यान से, जो चीज मैंने ऊपर लिखी थी, ये क्वेश्चन किसके बीच में, x और y के बीच में। अब ये किसके बीच में बन गया, t और x के बीच में। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। और अब मैं इसको इजीली सेपरेट कर सकता हूं। कैसे, 4 को इधर शिफ्ट कर दो। देखो ये एक तरीके से मान लो कि पूरा का पूरा टी का फंक्शन बन गया। तो मैं इसको क्या है, इधर ले आता हूँ डिवाइड में, ये रहा डी टी, और डी एक्स को शिफ्ट किया इधर। हो गया ना पूरा वेरिएबल सेपरेशन। अब कर दो बस फटाफट इंटीग्रेशन, तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताओ ये किस में दिखाई दे रहा है हमें, हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। याद होगा, 1 अपॉन क्या लिखते थे हम लोग, 2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, ठीक है। ये पता है, बस वही हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो मतलब इसको फिर आगे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों का मेन जो सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि मैं अभी उतना इन सबको सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग फिर से अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे कम टाइम में थ्योरी वाला पार्ट कवर करना है, ठीक है। अब सेकंड मेथड हमारा क्या है, होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस की मैं ज़्यादा टिपिकल डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखने जा रहा, ठीक है। मैं होमोजीनियस मेथड मैं थोड़ा सा बस समझाने की कोशिश करूँगा मैथमेटिकली, वो शायद ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। तो इस बार समझो कि मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स। ऊपर एक फंक्शन दे रखा है, सपोज करो एक्स और वाई में, और नीचे भी मुझे एक फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई में, ठीक है। हो गया काम खत्म। अब मैं इसको होमोजीनियस कैसे बोलूंगा,
बेसिकली कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है। सपोज करो इस तरीके का मेरे पास ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अब इसको कंप्लीटली चेक करूंगा कि क्या ये होमोजीनियस है क्या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर x है, ठीक है, वहां पर मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं किससे, लैम्डा x से। और जहां पर y है, वहां पर मैं इसको किससे रिप्लेस करने वाला हूं, लैम्डा y से। तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y करने के बाद, ठीक है, अगर मुझे ये लैम्डा की पावर n और एफ एक्स कॉमा वाई, एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं, h कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने ऊपर एफ एफ ले रखा है, ये रहा। अगर इस तरीके से मान लो कि ऊपर नीचे से मेरा लैम्डा कॉमन आ गया, ठीक है, और लैम्डा के ऊपर अगर पावर n है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा। कितने डिग्री का, डिग्री n का। तो ये मेरे पास क्या होगा, डिग्री n, मतलब कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है। जस्ट थोड़ा सा एक एग्जांपल से आइडिया ले लेते हैं। अच्छा, ऐसा करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने पूरे क्वेश्चन को फिर से चेंज कर लूंगा किसकी, किस में, जैसे कि पिछले वाले में मेथड में देखा होगा, रिड्यूसेबल वाले में मेरा y और x में क्वेश्चन था, लेकिन मैंने उसको t और x में चेंज कर लिया था। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे कि मैं इसको x और y की जगह किसी और में चेंज कर लूंगा। ठीक है। तो अगर मेरे पास होमोजीनियस होगा, तो पहला स्टेप मैं क्या कर दूंगा, हाँ, पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा कि पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। कई बार उल्टा भी हो जाता है। तो ऐसा करने के बाद जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स या तो मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे वो फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, और या हम्म, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर देता हूँ समझाने के लिए। और dx अपॉन dy को मैं चेंज कर दूंगा x बाय y। ठीक है। तो इस तरीके से मुझे कुछ दिखने लगेंगे। तो सपोज करो कि मेरे पास एक एग्जांपल है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई और x माइनस। सबसे इजी तरीका क्या रहता है ना कि स्टार्टिंग में तो हम सब वही सेम काम करेंगे। देखो, x को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, लैम्डा x से, और y को रिप्लेस कर देता हूँ लैम्डा y से। ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को इधर ही रखते हैं फटाफट से जल्दी से। ये रहा लैम्डा x प्लस टू लैम्डा y, और ये लैम्डा x माइनस लैम्डा y। देखो, ऊपर से लैम्डा लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो x प्लस टू वाई, और नीचे से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है, ये रहा x माइनस वाई। ठीक है। देखो, ये आ गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। तो बेसिकली मैं इन शॉर्ट में यहाँ लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर जीरो, ये रहा वन। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसका डिग्री क्या होगा, वन। सॉरी, डिग्री क्या होगा, जीरो, वन नहीं, जीरो। ठीक है। डिग्री क्या होगा, जीरो। अब जब मुझे ऐसा पता चल गया कि भाई ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं y को रिप्लेस करूंगा किससे, vx से। कई बार हम इसका जस्ट उल्टा भी कर देते हैं। तो अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, तो ज़्यादातर हम लोग y को vx से क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं।
तो जैसे ही मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स, तो x प्लस टू वाई की जगह पर डाल दिया वी एक्स, और नीचे क्या हो गया, x माइनस वी एक्स। अगर ध्यान से देखोगे तो मैं x x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और ये बन जाएगा वन प्लस टू वी और वन माइनस वी। ठीक है, ये हो गया इधर। लेकिन इधर क्या आ रहा है, y और x। अब मैं क्या करूंगा कि जो मैंने पुट किया है उसको मैं एक बार डिफरेंशिएट और कर दूंगा, किससे, अपनी डिफरेंशियल, मतलब एक डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। और मैं इसको जैसे ही एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x का तो क्या हो जाएगा वन, और x को यहीं रख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स। तो मैं क्या करूँगा कि डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ इससे। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा वन प्लस टू वी और वन माइनस वी। अब अगर तुम ध्यान से इस पूरी इक्वेशन को देखोगे, तो अब मेरी इस इक्वेशन में कौन है, सिर्फ v और x। ये रहा v एंड x। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में कौन था, इस ओरिजिनल क्वेश्चन में कौन था, y एंड x। ठीक है। अब फिर से सेम वही काम, इसके बाद मैं इसको इजीली क्या कर पाऊंगा, वेरिएबल सेपरेट कर पाऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि बेसिकली हम लोग हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो मेरे बाकी के होमोजीनियस और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो वेरिएबल सेपरेशन में ही जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे अपने कुछ वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स में था, वो बाद में जाके मेरा किस में चेंज हो जाएगा, वी और एक्स में। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास क्या, होमोजीनियस। ठीक है। एक लास्ट और फटाफट से हमारे पास बचा है क्या, लीनियर। उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी रिड्यूसिबल होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो उसको हम लोग, तो अब आ जाते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पे हम लोग फोकस करेंगे, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन रहती है। ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन in which the dependent variable and its differential coefficients, ठीक है, ध्यान से, occur only in the first degree and are not multiplied together। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या बोला, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है ना, उनका डिग्री क्या होगा, पहला। क्लियर, सबसे पहली बात तो ये रही। और जो मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इन जनरल क्या रहता है, वाई। सबको पता है। ठीक है ना। ये रहा मेरे पास वाई। और कहाँ गए मेरे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, किसका चाहिए मुझे, फर्स्ट डिग्री का। फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, डी वाई बाय डी एक्स की। ठीक है। ये दो होने चाहिए मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनकी हमेशा डिग्री क्या रहनी चाहिए, वन। मतलब कि ये y हमेशा वन में दिखना चाहिए, और ये डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ वन। डबल डिफरेंशिएशन नहीं चलेगा, ट्रिपल नहीं चलेगा, ये सब। और ये कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि यही हमारे एक्चुअली में सिलेबस का पार्ट है। ऑल दो सेकंड थर्ड सब होते हैं हमारे पास, बट हमारे सिलेबस में क्या है, लीनियर। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वाई। और मैं अगर ऐसे बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स
वाई प्लस एक्स ले लो। ठीक है, देखो एक एक करके पहले चेक करते हैं। ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव डिग्री, फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है? बेसिकली डिफरेंशियल कोफिशिएंट मेरा पहली डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना? तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ मतलब होना चाहिए। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या है, ये रहा मेरा फर्स्ट डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट डिग्री। ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई, मतलब ये परफेक्ट मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो ये क्या है मेरा क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री। ठीक है ना, ये क्या है मेरा सेकंड ऑर्डर डिग्री। हालांकि गड़बड़ तो हमारा यहीं पे हो गया, लेकिन आप चाहो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और इसके साथ देखो कौन मल्टीप्लाई हो गया, वाई, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑर्डर वन है। ठीक है, इसका देखो, ये क्या है, ऑर्डर वन। इसका क्या है, डिग्री वन। इसका क्या है, ऑर्डर वन, लेकिन डिग्री क्या है, टू। क्लियर है? ठीक है, और ये रहा एक्स। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग y और dy बाई डी एक्स आपस में क्या नहीं होने चाहिए थे, मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। तो ये मेरा क्या नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इन जनरल जो हमारे में है वो दो तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे। मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं ताकि हम लोग इजीली उसको कंपेयर कर सकें। एक का हम लोग सॉल्यूशन, एक सेकेंड, मतलब इसको हम लोग और थोड़ा इन जनरल वे में लेके चल सकते थे कि अगर मैं कोई भी एक nth ऑर्डर का जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता, फिर फर्स्ट ऑर्डर होता तो उसकी उसमें n की वैल्यू को वन रख देते, फिर वो एक जनरलाइज से सिंप्लीफाइड हो जाता। वो सब बाद में मतलब अब नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें बस बेसिकली चीज़ों को मैप करना है, ना कि डेप्थ में जाना है। तो पहला जो हमारे पास तरीका होता है वो है कुछ इस तरीके का, और दूसरा हमारे पास इसका जस्ट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि जहां पे x होगा वहां y आ जाएगा, जहां पे y होगा वहां पे x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दो चीजें और मेंशन कर लेते हैं कि जो यहाँ पे p और q है, ये या तो फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। अब सेम यही चीज हमें यहाँ पे जस्ट उल्टी करनी है। यहाँ पे p और x क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y हो जाएंगे या फिर कांस्टेंट हो जाएंगे, बस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन तो है ना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं एक का थोड़ा सा समझा देता हूं तो दूसरा सेम हम लोग उसी वे में ले लेंगे। मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं ई की पावर पी डी एक्स। अब ये कहां से आया उसको हम थोड़ा सा भी समझेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ी सी इसमें एक मैनिपुलेशन करी, पी वाई, और ये हुआ मेरा पी डी एक्स क्यू। ये सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, अब देखो इस चीज को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ठीक है, तो ये तुमको दिखाई दे रहा है क्या, ध्यान से अगर इसको देखो तो ये तुम्हें दिखाई देगा ई पावर पी डी एक्स और y का डिफरेंशिएशन। देखो ये, देखो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं? देखो e की पावर पी एक्स डॉट वाई का अगर मैं प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे यही एग्जैक्ट चीज मिलने वाली है। और इधर क्या हो गया, e की पावर p डी एक्स, और ये हो गया q। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। ठीक है, बोथ साइड। तो जैसे ही मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो हमको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा p डी एक्स डॉट वाई, और इधर इंटीग्रेशन ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि अभी हमें नहीं पता q की वैल्यू क्या है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्लस ही। और आई होप ऐसा ही तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास ट्वेल्थ में, जिसको हम लोग फाइनल इक्वेशन करके याद रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम बार बार इतना बड़ा टर्म
देखो मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया था ना, कुछ एक फैक्टर था जिससे मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नया नाम दे देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर था जिससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तब मैं इसका जाके इजीली इंटीग्रेट कर पाया, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद होगा आई एफ, और ये रहा मेरे पास आई एफ। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी डिफाइन कर देते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं चेंज होना, बस जहाँ पे यहाँ पे y था वहाँ पे ये x आ जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। इस बार का क्या होगा, y और प्लस के से, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा मेन CUET के सिलेबस का पार्ट। ठीक है, इसका भी एक लीनियर क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जिसको हम लोग बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा चेंज होता है, तो हम लोग बर्नौली इक्वेशन में भी थोड़ा सा कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जिससे हम लोग उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में अगर एक भी किसी क्वेश्चन में अगर मुझे लगा कि बर्नौली इक्वेशन लाइक यूज हुई है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वहां पे उस चीज के भी उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन मेथड हैं जो हमें पढ़ने थे। पहला वेरिएबल सेपरेशन, फिर उसका ही पार्ट रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। ऐसी होमोजीनियस है, होमोजीनियस का भी पार्ट होता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, बट ऑल दो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहता। सेम ऐसे ही हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो अगर उसके क्वेश्चंस हुए तो क्वेश्चन के साथ ही हम लोग उसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर कर लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओवरऑल इस चैप्टर का बोल सकते हो माइंड मैप या रोड मैप। तो ये हमें बस चीज़ें ध्यान रखनी है, मेन मेन चीज़ें। अब नेक्स्ट वाली लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ PYQs करेंगे इसके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।